Meryl Streep once said, I need to go where people are serious about acting, and I know of an artist who is equally passionate about the craft. Welcome to Baatein Ankahi with the supremely talented Gajraj Rao. Gajraj ji, welcome to Pink Villa. Sir, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. हम काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं एंड आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल बट फाइनली हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू नहीं, अब पिंक विला जो है बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम लोग ज़्यादातर फिल्म प्रमोशन में हम लोग मिलते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. बहुत रैंडम क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप बताइए कि आपका शूटिंग में मज़ेदार एक्सपीरियंस क्या रहा और कुछ इंसिडेंट बताइए. उसकी बजाय कुछ बड़ा मतलब होमवर्क करके आते हैं आप. ये बहुत अच्छी बात. थैंक यू सर. सर, बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू आई हैव अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू. There's someone very close to you. The person has sent a surprise message for you. I would like to play it for you. हाँ, Can you do it? हाँ, ये मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा है कि आप सडनली एक वॉइस आती है. यस, प्ले करूँ सर? हाँ प्लीज. ओके, लेट्स गो फॉर इट. Gajraj Rao ji, I love you very much. नीना जी. And I remember shuru mein when we started Badhai Ho, he was very formal because we had not met each other, we didn't know each other. But I think after like 2 days of shoot, we became like everything just flowed. And I also remember that after that we did a movie called Shubh Mangal Zyada Savdhan, and we were shooting in Banaras. We were there in the hotel, and I didn't want hotel food, so he had arranged for a tiffin to come from somewhere. So I said, "मुझे भी चाहिए." So he used to get the tiffin for me also. और फिर बाद में पैसे भी नहीं लिए. So we don't meet like that, socialize and all that. We don't, but we are there for each other. That we know for sure. And it was so great. The only unfortunate thing is that Badhai Ho has become such a big thing. वो इतनी छाप छोड़ दी है ना हम दोनों के लिए कि उसके बाद हम दोनों को कोई इकट्ठा काम ही नहीं दे रहा. एंड वी बोथ फील वेरी बैड अबाउट इट कि कोई तो इकट्ठा काम दे. बट मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल बिकॉज पीपल कैन सी अस ओनली एज अ कपल इन बधाई हो. And it's very sad, but it's also very nice. And I hope maybe someday we will work together again. And I love him. थैंक यू नीना जी. थैंक यू वेरी मच. नीना जी तो रॉक स्टार हैं. बिल्कुल सही बोल रही हैं. मतलब ये हमारे बीच में वो वाले हमारा रिश्ता नहीं कि हम लोग हर दूसरे दिन बात करें या नोट शेयर करें या मुलाकातें हों, क्योंकि हम लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं जब कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत सारी. लेकिन जब हम लोग मिलते हैं किसी फंक्शन में या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात होती है तो जो वार्मथ है नीना जी की वही रहती. जैसे अभी मैं न्यू ईयर के लिए अपनी फैमिली के साथ गोवा जा रहा था. हाँ. तो नीना जी एयरपोर्ट पर मिल गई और वो हमारे साथ उन्होंने कॉफ़ी पी पूरी फैमिली के साथ. और मेरा बेटा, उनके दोस्त, ये सब लोग थे. और जब हम लोग गोवा पहुंच गए तो उसके बाद उनका फ़ोन आया. हाँ. कि गजराज जी आप लोगों का न्यू ईयर का क्या प्लान है. तो हमने कहा हम लोग होटल में ही रहेंगे, ऐसा कुछ प्लान करके तो आए नहीं हम लोग. तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे पार्टी हो रही है. अच्छा. हमारे घर पर पार्टी हो रही है और विवेक उनके हस्बैंड जो है उनकी सिस्टर का बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप आ जाइए. हाँ. आप सब लोग आ जाइए. कौन करता है ऐसा. बिल्कुल. तो लेकिन वो जो डिस्टेंस था हम जहाँ पे ठहरे हुए थे और उनके जो जहाँ पे वो रह रहे थे, कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता था. और न्यू ईयर के दिन ऐसा बोला गया था कि ट्रैफिक जैम हो जाएगा और आप फंस जाएंगे लौटते वक्त. हाँ. तो नहीं जा पाए. उनके इनफैक्ट विवेक ने भी मैसेज किया. अच्छा. उन्होंने भी बड़ा प्यार से और बुलाया कि भाई आप आइए ज़रूर. तो ये जो है ये मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है कि आप बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में
ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन आप कनेक्शन बना के रखते हैं। हाँ। तो नीना जी के अंदर ये खासियत है। बिल्कुल। आपने एनएसडी कैंपस पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, आपने काफ़ी थिएटर किया है वहाँ पर, और मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि अनफॉर्चुनेटली आप रिजेक्ट हुए थे एनएसडी में। बट नीना जी ने कोर्ट में ये कहा कि आप दोनों एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे। जी, और उन्होंने भी एनएसडी से पास आउट किया है, तो वहाँ कभी मिलना हुआ? जी नहीं। हम थोड़ा सा कुछ सालों का अंतर था जब वो एक्टिव थी वहाँ पे दिल्ली में, और मैं तब तक जो थिएटर की जो दुनिया है, मंडी हाउस और श्री राम सेंटर, और वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा था। वो मुंबई पहुँच चुकी थी जब मैंने थिएटर शुरू किया। बिल्कुल। सर, एनएसडी का रिजेक्शन अभी भी हर्ट करता है? आपने इतना टाइम स्पेंड किया कैंपस पे? नहीं, वो हर्ट, देखिए क्या है कि वो हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ। लक्ष्य याद है आपको? जी। लक्ष्य में ऋतिक रोशन बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है? ये कर, मैं भी करूँगा। तो मेरा वैसा ही वाला था, ड्रिफ्टिंग थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि एनएसडी देना है, चलो एनएसडी दे देते हैं। हाँ। तो प्रिपरेशन किया, मतलब दुख तो होता है थोड़ा सा कि आपने जो अब उस उम्र में 19-20 साल में आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा होते हैं, आपको लगता है हो ही जाएगा। हाँ। इसमें गलत क्या है। तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी क्योंकि आप जोश में होते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाली जो टीम थी उनको मेरी बातें कुछ शायद ठीक नहीं लगी होंगी। उनको लगा हो कि मैं एज ए स्टूडेंट शायद फिट नहीं होऊंगा उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि मैं बात करता, मैंने कुछ ऐसी बात की क्योंकि मैं रंजीत कपूर जो थिएटर के बहुत बड़े नामचीन राइटर और डायरेक्टर हैं, तो वो जो है हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि वो जो पब्लिश्ड नाटक हैं लाइब्रेरी से उठा के उनको ना किया जाए, सिर्फ नई कहानियाँ और नए अडेप्टेशन वो बड़े करते थे। तो और उनका मानना था कि नई ऑडियंस तभी आएगी जब आप नाटक को रेलेवेंट बनाएंगे, उसको सिर्फ क्लासिकल फॉर्मेट में नहीं रखेंगे कि ये क्लासिक है या क्लासिकल उसमें रहना चाहिए, ऑडियंस को इंटरेस्ट आना चाहिए। तो कमर्शियल बहुत एस्पेक्ट होते थे उनके, हंसी मजाक के या उस तरह की चीज़ों के। तो मैंने वही वहाँ इंटरव्यू में बोला कि नाटक सिर्फ वही नहीं होता जो किताबों में छपता है, नाटक के लिए बहुत ज़रूरी है कि दर्शक आए। तो उनको लगा ये तो बड़ा रेबल टाइप का लड़का है। अच्छा। तो ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, लेकिन अफसोस ठीक है, मतलब मुझे कंप्लेन नहीं है। जो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो ना होने से जो चोट पहुंची, उससे मैंने दुगना परिश्रम किया, क्योंकि मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, वो बैज नहीं था, वो डिग्री नहीं थी, तो उसकी वजह से मेहनत ज़्यादा हुई। तो और उस जितने तमाम दोस्त हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, उनके साथ सामंजस्य बना रहा। हम लाइब्रेरी में जाते थे, उस ज़माने में छूट होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उनके जो मेस थी उसमें खाना खाने को मिल जाता था, है ना, कि गर्मियों के दिन है तो वहाँ पे कूलर लगा हुआ था ठंडे पानी का, वो पीते थे हम लोग, हमें कोई रोक टोक नहीं होती थी। तो सर, एक्ट वन ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मनोज वाजपेयी, निखिल वर्मा, ऐसे दोस्त ही फुटबॉल खेला करते थे। हाँ। वहाँ पे फुटबॉल क्लब बन गया था, और एनएसडी का जो कैंपस था वहाँ पे कथक केंद्र था, और मतलब पुराने नेहरूवियन स्ट्रक्चर थे ये पूरा का पूरा, जो ऊंची मंजिलें नहीं, एक मंजिला 2 मंजिला ये स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश इरा की जैसे बने होते थे ना, बहावलपुर हाउस जैसे। हाँ। तो वो फैला हुआ मामला था, और वहाँ पे बड़े बड़े गार्डन थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कहीं पर भी आप रिहर्सल कर लीजिए, 15-20 एमेचर ग्रुप्स वहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, कोई फीस नहीं है, चाय की दुकानों से चाय आ रही है। तो उसी जगह पे ये फुटबॉल का एक क्लब जैसा बन गया, और उसी के बीच में हुआ कि चलो हम एक नाटक कर लेते हैं। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी होगी, दुर्गा पूजा का समय था, कहीं से स्पॉन्सरशिप मिली, तो एक नाटक हुआ, और उसके अंदर एन.के. शर्मा, मनोज वाजपेयी और निखिल वर्मा, अतुल कुमार, ऐसे ये 8-10 लोग, हम ख्याल लोग जुड़ गए। उसी में से मुझे बुला लिया कि अरे यार प्ले हो रहा है, पैसे मिलेंगे इसके अंदर और कर लेते हैं। हाँ। तो लेकिन वो पैसा वैसा तो सेकेंडरी होगा, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उस टाइम नाटक के पैसे मिलते थे 200-150 रुपया। अच्छा। कहीं कुछ जेब खर्ची जैसा। अच्छा। वैसा तो, लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती हो गई 1-2 दिन के अंदर ही, जो अभी तक बरकरार है। आशीष विद्यार्थी एनएसडी से पास करके, तब तक हम हमारे ग्रुप को 6 महीना
या साल भर हो चुका था, उन्हें लगा कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। पीयूष मिश्रा तकरीबन हमारे ग्रुप के बनने की 1.5 साल बाद वो आ गए, वो जुड़ गए। तो ऐसा एक रिवोल्यूशनरी काम हो गया था एक्ट वन के अंदर कि जहाँ पर हमको गुजारिश नहीं करनी पड़ती थी ऑडियंस को पास देकर बुलाने की, लोग टिकट खरीदते थे और आसपास के जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया था वहाँ से लोग आते थे। वाह। तो ये एक बड़े कमाल का एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं थिएटर का, उस ज़माने का 90s का। तो सर बेसिकली आप एनएसडी के एकलव्य है, अर्जुन नहीं? हाँ, पर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर एकलव्य बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं, क्योंकि शायद 10 या 20 का बैच होता है एक साल में और सबको मिल पाए वहाँ पे जगह, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं मेरे जैसे। मैंने कोई तीर नहीं मारा है अलग से। अमेजिंग सर। मैंने आपका इंटरव्यू देखा साइरस ब्रोचा के साथ और उसमें एक बात आपने कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा जब आप बैंडेड क्वीन का ऑडिशन देने जा रहे थे, तिग्मांशु धूलिया ने आपको रेफर किया था और तभी आपने एज अ प्रेपरेशन धर्मवीर भारती की अंधा युग कि आप कुछ लाइनें अश्वत्थामा की बाय हार्ट करके गए थे। सर आपने यही सिलेक्ट क्यों किया फॉर अ शेखर कपूर फिल्म? उस जमाने में यही होता था। हाँ। अगेन वो ऋतिक रोशन का एग्जांपल दिया ना कि तू क्या कर रहा है। हाँ। तो किसी ने बोला कि अश्वत्थामा तैयार, मैं भी अश्वत्थामा तैयार कर लेता हूँ। हाँ। तो ऐसा होता था। सर वो लाइनें कुछ मैंने प्रिंट आउट निकाली हैं। हाँ। विल यू रीड आउट फॉर अस प्लीज? बताइए दिखाइए यार, ये बड़ी टेस्ट करते हैं आप ये। हाँ। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसे है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध, पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर नियत था उन्हें पापी दुष्ट धर्म ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, काया अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। अरे बाप रे बाप, ये तो कहाँ पे आपने। सर थैंक यू, आई फील फॉर्चुनेट कि मैं इतने सालों बाद एक्सपीरियंस कर पाया। थैंक यू, एक्सपीरियंस फॉर मी, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ऐसा वो चलन था। हाँ। कि मोहन राकेश के जो नाटक होते थे आधे अधूरे, क्योंकि मोनोलॉग होना कि जो लंबी लाइनें जिसको हमें लगता था कि हम किस तरह से सुना के इम्प्रेस करते हैं सामने वाले। हाँ। तो वो होता था, लेकिन जिसका रियलिटी से जो हमें पात्र मिलता है, जो पार्ट था, उससे इसका दूर से कोई लेना देना नहीं होता है ना। कि जो इसका कथानक है वो अलग है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो आप जो चलन चल रहा होता था वो कर लेते थे। ऋतिक जो कर रहा होता था वो कर लेते थे हम। ऋतिक मतलब जो आपके आपके आसपास जो दोस्त हैं, जो जिसको फॉलो कर रहे हैं। पर सर ये कैरेक्टर भी काफ़ी डिफरेंट था आपका उसमें। आई एम श्योर एज अ पर्सन तो ऑब्वियसली आप रिलेट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, बट जब कर रहे थे वो तब मुश्किलें आ रही थी सेट पे। सीमा जी आपकी सीनियर भी थी। जी। तो वो एक लुम्पिन कैरेक्टर आप कर रहे हैं और जिससे आप रिलेट नहीं करते हैं। आपकी दुनिया वैसी नहीं है और आप
मुझे तो ये समझ में आया था क्योंकि मैं नाटक करता था, उसमें नाटक में तो बहुत सारी चीज़ें आप सिंबॉलिक उसमें करते हैं कि आप मुड़ गए और आपने कुछ बोला और जो आपका पात्र है, सहयोगी कलाकार है, वो चिल्ला देगा या उससे दर्शकों तक वो बात पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया कि ये इसमें ये थिएटर नहीं है, सिनेमा है। यहाँ पर हमें अगर आप किसी अपने कैरेक्टर को, को एक्टर को पकड़ना है, आपको उसको मॉलिस्ट करना है या उसका गला पकड़ना है या उसका हाथ पकड़ना, तो वो दिखता है कि उसकी बाहों को आप किस तरह से मरोड़ के खींच रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा वो शुरू के कुछ समय के लिए असमंजस था, लेकिन वो आधे एक घंटे बाद जब मैंने मेरी चीज़ को उन्होंने समझा, सीमा जी ने भी समझा और शेखर जी ने भी और तिशु ने भी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हम लोग उनकी वजह से सहज हुआ मैं जी कि आप कर लो ये ऐसा है कि पीछे से आके उनको पकड़ोगे आप और चिल्लाहट होगी और वो सब चीज़ें जो है ना कि मुझे ये कि लग जाएगी। पहला चीज़ तो ये होता है कि आपको सामने वाले को चोट लग जाएगी। आप बाजू से ऐसे पकड़ रहे हैं तो उसको नाखून लग सकते हैं, है ना, या आप उसको गिरा रहे हैं तो उसमें तो, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ एक्शन वाला भी सीन नहीं था कि यहाँ पे कि सर पे बोतल फोड़ना है या ऐसा कुछ करना है। तो ये मुझे लगता है कि शेखर जी और ये बड़े बड़े काबिल लोग हैं और मुझे जैसे नौजवान को उन्होंने हौसला दिया और हो गया कुछ ही घंटों में, मतलब एक दो घंटे के अंदर था वो। उसके बाद वो क्योंकि आपको, और ऐसा नहीं था कि वो बनावटी उनका वो था, जो प्रोत्साहन था वो बनावटी था। वो ऐसा नहीं कर रहे थे अरे गजराज बहुत बढ़िया भगा चलो करते, ऐसा नहीं था। उनकी आंखों में स्नेह दिख रहा था जी। शेखर जी बड़े कमाल के निर्देशक हैं। Amazing. और अब तो मैं 31 साल से उनके साथ मुलाकात उस तरह से नहीं हुई है। बधाइयों के बाद उनके फ़ोन पे बात हुई थी उनसे। अच्छा। कई बार मैसेजेस पे कुछ पहुंचा देता हूँ तो नमस्ते और राम राम, और तो वो उसका जवाब वो दे देते हैं कभी कभी। लेकिन मुझे वो तो बहुत अच्छे से याद है कि वो बड़े निर्मल थे। हाँ। बहुत प्रेम से एक कलाकार, और मुझे अकेले को नहीं, हर कलाकार के साथ वो ऑलमोस्ट कुम्हार की तरह थे जो कच्ची मिट्टी को लेकर अलग अलग बर्तन तैयार कर रहे थे। सर, आपने अमेजिंग फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, चाहे वो शेखर जी हो, चाहे वो मणिरत्नम साहब हो फॉर दिल से, चाहे वो मेघना हो फॉर तलवार, चाहे फिर वो अनुराग हो फॉर ब्लैक फ्राइडे। पर सर ये सारी फिल्में हैं, दीज आर फार इन बिटवीन। व्हाई डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड दीज वर्क, एंड इफ यस व्हाई वाज इट सर? तो देखिए सर, क्या था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ऐसा नहीं था कहीं पर भी कि मुझे अपने क्षमता पे कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उस पर कोई संकोच था। मेरी जो एक लगातार संघर्ष ये रहता था कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान की मुझे बड़ी ज़रूरत है जी। मुझे अगर कहीं पर अपमान बोध होता था, लगता था कि ये लोग ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं, तो मुझे फिर वहाँ पे काम करने का या उन लोगों के साथ जुड़ने का मन नहीं करता था। और ऐसा नए कलाकारों के साथ या जो सफल नहीं होते हैं, सफलता जिनको नहीं मिलती, उन कलाकारों को ये बहुत मिलती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो अस्तबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुछ वाक़े एकाध हुए कि जहाँ पे लगा कि नहीं, मुझे आत्मसम्मान को किनारे पे रख के मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उस ज़माने में भी यही करता था कि अपनी ज़रूरतें जो थी उनको उस पर मैं लगाम लगा लेता था। ऐसा नहीं होता था कि मुझे क्योंकि फंसते कहाँ हैं आप कि आपकी ख्वाहिशों पे आप लगाम नहीं लगाते हैं और आपके पास आमदनी नहीं होती जी, वहाँ फंस जाते हैं। उसमें आप उधार लेते हैं, उसमें लगता है यार ये तो बड़ा ज़्यादा उधार हो गया, तो अभी ये वाला काम कर लेते हैं। वो बदतमीज़ी कर रहा आदमी, वो रोल ख़राब है लेकिन कर लेते हैं, इससे पैसा आ जाएगा। तो वो जो पूरा दौर है कह सकते हैं 10-15 साल का, 20 साल का, उसमें मैंने अकेले नहीं, मैंने, मेरी पत्नी ने हमेशा अपने जो ज़रूरतों पे हमने लगाम लगाई कि अच्छा घूमने नहीं जाएंगे, अच्छा हम लोग कम किराए वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ किराया ज़्यादा हो गया है जी, तो इससे हम लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं जी। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की
और मेरी पत्नी जो है उनका बड़ा सहयोग है इसके अंदर कि हमने शुरू से ही कोशिश की कि उधार की ज़िंदगी ना जिए। समझ रहे हैं? कई बार होता है कि आपको लगता है कि आप मतलब इतना आप महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता है, लोग क्या सोचेंगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मेरा जूता अगर फट गया है, महंगा जूता लिया हुआ है मैंने, तो मैं उस दुकान में जाके वो जूता दूंगा। हाँ। कि आपके 4 महीने पहले मैंने ये मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड की बेइज्जती होगी लेकिन मैं लेकर गया पीछे जियो मॉल में और उन साहब को दिया, मैंने कहा जूता फट गया। हाँ। मतलब छोटे वाले बेटे को बड़ी परेशानी की, पॉप्स ये क्या नया ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे पिताजी रबड़ की चप्पलों को सिलवा के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। मैंने पूरी ज़िंदगी 4 साल एक जूता एक तरफ का सोल घिस गया तो दूसरी तरफ चमड़ा लगा दिया, तो ये करके किया है, तो ये आसान नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन वो दिन जब जेब में 6 रुपए थे और 2 से 500 रुपए मांगने पड़े, ये दिन को आज जब देखते तब ग्रेटफुल फील होता है। एब्सोल्युटली। क्या हुआ था कि हम लोगों को थिएटर करते हुए यहाँ मुंबई में एक प्रोड्यूसर थी उस ज़माने में, वो बोले कि आप बड़े कमाल के टैलेंटेड लोग हो, मैं और मेरे एक मित्र जी, आप मुंबई आइए और दूरदर्शन के लिए हम लोग दूरदर्शन मेट्रो के लिए कुछ हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कॉमेडी का, उसके अंदर आप स्क्रिप्ट लिखिए हमारे लिए। अच्छा। तो हमने कहा कि अरे गारंटी क्या, और वो सब बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लोग एडवांस तो दे ही देंगे आपको। हाँ। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा। तो वो ये कुछ हुआ कि उन्होंने एडवांस भी नहीं दिया और फिर वो 1-2 राउंड हुए जिसमें उनको स्क्रिप्ट शायद ठीक नहीं लग रही थी, तो हम उनके कमिटमेंट, उनके कहे पे हम लोग चले गए। और जो उनके पार्टनर थे जो उनके, वो विदेशी थे, है ना, और उनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो हिंदी भाषा पे कमेंट करते थे, मतलब वो जो साउंड सुनते थे। हाँ। ऐसा कुछ था। हाँ। और कि तो उन्होंने बोल दिया कि ये है नहीं, इसके अंदर ये स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ। और हमें ये कि भाई कुछ तो मेहनताना मिल जाए कि हम जिसके बूते पे काम कर पाएँ, थोड़ा सा और हो ना, कि आप और वही बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है कि रोज़मर्रा का खाने वाने का खर्चा निकल जाए वो, तो उन्होंने वो भी इनकार कर दिया और बड़ी बेबस हालत हो गई। तो वो एक लेसन है कि आप जब भी ज़िंदगी में कोई चीज़ करें, वो अलग बात है कि कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब तो अलग बात है कि आपको जूझना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आप एक पाले से दूसरे पाले में जाते वक्त ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर, आप प्रदीप सरकार जी को असिस्ट किए हैं। जी, मुझे एक याद है कि हम लोग जब नए मुंबई, प्रदीप दा मुंबई शिफ्ट हुए, तो हम उनके साथ साथ वो इंजन थे और हम लोग बोगियाँ पीछे पीछे आ गई थी हम लोग। तो उसमें पहली बार जो आए थे हम लोग, एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस में जो हमारा जाना हुआ, तो विनोद चोपड़ा साहब के ऑफिस हम गए थे और कौन सी पिक्चर बन रही थी, प्रीति जिंटा और मिशन कश्मीर। तो मिशन कश्मीर में जो कोरियोग्राफी जो करने वाले थे वो संजय लीला भंसाली वो करने वाले थे। अच्छा। और उनका पहला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, ऐसा कुछ हो गया था और वो फिल्म नहीं कर पा रहे थे। तो विनोद चोपड़ा साहब ढूंढ रहे थे कोरियोग्राफर्स। हाँ। या कोरियोग्राफर से ज्यादा सॉन्ग डायरेक्टर। करेक्ट। तो उन्होंने अपने दफ्तर में बोला कि यार ये 3 म्यूजिक वीडियोस हैं, इनके जो तीनों डायरेक्टर्स हैं वो ढूंढ के लाओ। एक शायद मायरी था और एक था धूम पिचक धूम। हाँ। और अब के सावन ऐसे बरसे शुभा मुगल जी का। उनको नहीं मालूम था कि तीनों का जो करता धरता एक आदमी है। तो उनका दफ्तर ने जब पता किया तो मालूम चला एक ही डायरेक्टर। तो वो उसके बारे में बात हुई कि यारा मुझे लगा कौन है ये क्या टैलेंटेड आदमी है, दिल्ली में रह के काम कर रहा है ये, समझे जी। तो वो जब उनको जो प्रशंसा मिली उस काम की, और मतलब उनके लिए, हमारे लिए मुंबई में बड़ा आसान था। प्रदीप सरकार जी की वजह से कितने लोगों के हुनर को लोगों तक पहुंचा है। शांतनु मोइत्रा जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो प्रदीप दा ने उनको के साथ काम किया, उन्होंने जिंगल्स में, अच्छा, एडवर्टाइजिंग, वो एजेंसी में थे। जयदीप साहनी राइटर, दिवाकर बैनर्जी वो उनके साथ एजेंसी में साथ में थे और वो कुछ कोलैबोरेशन साथ में हुआ था। सुजीत सरकार प्रदीप दा के साथ काम की शुरुआत की थी। मैं उनके साथ असिस्ट करता था और फिर उसके बाद एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ। अमित, आलिया,
अमित शर्मा आलिया जो बधाई हो वो लोग असिस्ट करते थे। तो ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्होंने उनके सानिध्य में काम करके, उनके लीडरशिप में काम करके अपने अपने रोजगार उनको मिले हैं लोगों को। सर आखिरी सवाल, अगर समझिए दुनिया खत्म हो रही है और टाइम कैप्सूल है, टाइम कैप्सूल में आपको अपना एक रोल वहां पे रखना है फॉर पोस्टेरिटी, तो जब भी कोई जनरेशन शुरू हो वो देख पाए, ऐसा कौन सा आपका परफॉर्मेंस होगा जो वहां रखना चाहिए? क्यों सर? रिलिशिंग है, मतलब उसके अंदर तृप्ति है बहुत। हाँ, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं याद है कि जो हड़बड़ी में हुआ हो, जो जल्दबाजी में हुआ हो, या ऐसा हुआ हो कि वो बाय चांस हो गया हो। उसके अंदर सब कुछ ऑन पेपर से लेके आपको ये मालूम था कि कुछ एक अच्छी जर्नी होने वाली है, और उसके पहले दिन की, दूसरे दिन की शूटिंग से अच्छे वाइब्स थे। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। मैं काश इंट्रोडक्शन में बोल पाता, बट देयर आर सम डेज व्हिच इज हैप्पी टू मीट समवन एंड टॉक टू समवन। दिस इज वन ऑफ। अभी बोल दूं ना, एडिट में लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सर मैं अभी बोल रहा हूँ और ये रहेगा। That there are some days really that you are happy to meet someone and talk to someone. I'm so happy that I started my day with this conversation. It's an absolute honor that you gave us the time. Thank you sir. नहीं, थैंक यू। मतलब पिंक पिला का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जहाँ आप लोग हर जगह पे डिजिटली आपकी प्रेजेंस है जी दिखते हैं, और आपके जो मोनोटोनस नहीं होते हैं वीडियोस, उसके अंदर जो आपकी जो टेक्निकल टीम है, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक टीम, और वो सब भी बड़ी मेहनत करते हैं अच्छे से। और मेरे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना कि आपसे और ये बाकी सब जो तकनीकी टीम बैठी हुई है, उनके साथ एक तरह का पंचायत बैठ गई। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखा जी, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे लिए भी अच्छा है कि आज का दिन ठीक से शुरुआत हो गई है इसकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि थाई मसाज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखिए, नेटफ्लिक्स पर है। जिस तरह से इसका जो टाइटल है, या उससे लोगों को संकोच होता है कि एक थोड़ी सी शरारती नॉटी फिल्म है, सेक्स कॉमेडी वाला फील है, तो वैसा नहीं है। ये बड़ी इंसानी रिश्तों की कहानी है, और हमने ये फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई है। कोविड के दौरान इसकी शूटिंग हुई है पूरी, और मंगेश अडावले जो है उनकी एक फिल्म थी टिंगिया, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे 10 साल 12 साल पहले, और बड़े संवेदनशील फिल्म मेकर हैं। और ये उनके आसपास की कहानी है। उनके जो पिताजी हैं बेड रिटन थे कई सालों तक, और उनसे उन्होंने बहुत सारे हिस्से लिए हैं इस कहानी के। तो आप देखिए और इसका फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे और मंगेश को, दिव्येंदु को और तमाम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी फिल्में कर पाएं। It's an amazing film. Those who haven't seen must see it. Thank you sir. Thank you once again. Thank you for your time. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पिंक पिला।